गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम व्याकरण के पाठ 9 का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है प्रत्यय प्रकरणम। तो आइए पाठ को आगे अध्ययन करते हैं। पाठ 9 में हम कृत प्रत्यय के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं जिनमें से हमने पहले 3 प्रकार का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम कृत्य प्रत्यय व वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे है हमारा तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। जैसे चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग अलंकार का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके स्थान पर चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय लगाकर भी हम क्रिया बना सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा योग्य अर्थ के लिए भी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़ने योग्य, लिखने योग्य, ठीक है, या लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इन अर्थों के लिए तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है धातु के साथ प्रयोग करने पर तव्यत के तय का लोप हो जाता है और तव्य शेष बचता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा तव्यत प्रत्यय है, जब हम इसको धातु के साथ जोड़ते हैं तो तव्यत प्रत्यय के जो अंतिम तय है इसका लोप हो जाता है। जो आगे वाला ये तव्य शब्द बचता है ये धातु के साथ जुड़ता है। ठीक है। जैसे पठ प्लस तव्यत पठितव्य। ठीक है। पठितव्य का अर्थ है पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। स्था प्लस तव्यत स्थातव्य ठहरना चाहिए या ठहरने योग्य। ठीक है। आगे कहता है तव्यत प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इससे पहले हमने जो प्रत्यय पढ़े थे कत्वा, लेप और तुमुन, उन प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में नहीं चलते। वे प्रत्यय धातु के साथ जुड़ने पर अव्यय का रूप ले लेते हैं, लेकिन तव्यत प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चलते हैं। ठीक है। आगे कहता है पुल्लिंग में, यानी कि तव्यत प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में देव के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, यानी कि जो हमारे वाच्य के भेद होते हैं कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, उनमें से भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा तव्यत प्रत्यांत रूप हमेशा नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि जो भाववाच्य बनाते हैं तो उसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति तो रहती है हमेशा, लेकिन जो तव्यत प्रत्यांत शब्द का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं वो कौन सा रूप उसका प्रयोग करते हैं? नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति व एक वचन का रूप तव्यत प्रत्यांत शब्द का भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे तव्यत प्रत्यांत शब्दों के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको आपने एक बार पढ़ लेना है। जैसे हस धातु से जब तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो हसितव्य मूल शब्द बनता है, जिससे पुल्लिंग में हसितव्य है लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग में हसितव्या और नपुंसक लिंग में हसितव्यम। ठीक है। हसितव्य के रूप देव की तरह चलेंगे, हसितव्य, हसितव्यौ, हसितव्यः, हसितव्यम, हसितव्यौ, हसितव्यान। ठीक है। इसी प्रकार हसितव्यः यानी स्त्रीलिंग के रूप लता की तरह चलेंगे, जैसे लता, लते, लताः चलता है, ऐसे हसितव्या, हसितव्ये, हसितव्यः चलेगा। और हसितव्यम यानी नपुंसक लिंग के रूप फल की तरह चलेंगे, जैसे हसितव्यम, हसितव्ये, हसितव्यानि। ठीक है। इस प्रकार जितने भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, सबसे पहले हैं सेठ धातु। सेठ धातुओं से बनने वाले शब्द दिए गए हैं। सेठ धातुएं कौन सी होती हैं? जिन धातुओं में प्रत्यय से पहले इट जुड़ता है, तो वे हमारी कौन सी होती हैं? सेठ धातुएं। इट मतलब ई धातु के साथ प्रत्यय से पहले जुड़ जाता है, तो ऐसी धातुओं को सेठ धातुएं कहा जाता है।
तो आगे जितने भी रूप आपको इनको पढ़ लेना, जैसे भू से भू प्लस तव्यत, भवितव्य है, भवितव्या और भवितव्यम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? होना चाहिए या होने योग्य। ठीक है। इसी प्रकार अर्च प्लस तव्यत, अर्चितव्य है, अर्चितव्या, अर्चितव्यम। ठीक है। पठ प्लस तव्यत, पठितव्य है, पठितव्या, पठितव्यम। तो ये सारे रूप आपने एक बार पढ़ लेने हैं, इनको याद कर लेना है। यही रूप आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ अनिट धातुओं के भी यहाँ पर रूप दिए गए हैं। अनिट धातुएं कौन सी होती हैं? जिन धातुओं के साथ प्रत्यय से पहले इट नहीं जुड़ता, इट मतलब हरिस्व ई नहीं जुड़ता, वे हमारी अनिट धातुएं होती हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया क्री प्लस तव्यत, कर्तव्य, यहाँ पर मूल शब्द बनता है। पुल्लिंग में कर्तव्य है, स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसक लिंग में कर्तव्यम। जिसका अर्थ हो जाएगा करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार गम प्लस तव्यत, गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। ठीक है। तो ये अनिट धातुओं के जितने भी रूप हैं ये भी आपने पढ़ लेने हैं, साथ में याद कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अनिर प्रत्यय। अनिर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए अर्थ में या योग्य अर्थ में किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि अनिर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए और योग्य अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ने पर र का लोप हो जाता है। जैसे अनिय प्रत्यय आपका लिखा जाता है अनि, य और र, अनियर। ठीक है। जब इस प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ते हैं तो इस र का लोप हो जाता है, केवल अनीय शब्द ही धातु के साथ जुड़ता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पठ प्लस अनियर, तो आपका रूप हो जाएगा पठनीय। ठीक है। पठनीय का क्या अर्थ हो जाता है? पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। इसी प्रकार गम प्लस अनियर, गमनीय। ठीक है। गमनीय का क्या अर्थ होता है? जाना चाहिए या जाने योग्य। आगे कहता है अनियर प्रत्यय जुड़ने के पश्चात बनने वाले शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, यानी कि अनियर प्रत्यांत शब्दों के भी तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। पुल्लिंग में देव के समान उसी तरह जिस तरह तव्यत के चलते हैं, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान। ठीक है। आगे कहता है कि इसमें किसी भी धातु के साथ ई नहीं लगता। ठीक है। ई मतलब जैसे तव्यत प्रत्यय में कुछ धातुओं के साथ ई जुड़ता है, ई मतलब इट लगता है, इट जुड़ता है। कुछ धातुएं होती हैं जो सेठ धातुएं होती हैं, लेकिन इस प्रत्यय में किसी भी धातु के साथ ई नहीं जुड़ता। ठीक है। जैसे तव्यत प्रत्यय में पठ धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर पठितव्य रूप बनता है। ठीक है। यानी कि धातु के साथ ई जुड़ जाता है पठ के साथ। ठीक है। लेकिन इस प्रत्यय में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इस प्रत्यय में पठ धातु से जब अनियर जोड़ेंगे तो पठनीय रूप बनेगा, पठनीय नहीं बनेगा। ठीक है। ठीक है। रूप हमारा क्या बनेगा? पठनीय। तो यहाँ पर पठ धातु के साथ यहाँ पर ई नहीं जुड़ेगा। ठीक है। क्या रहेगा? हमारा रूप रहेगा केवल पठनीय। आगे कहता है इसका प्रयोग भी तव्यत प्रत्यय की तरह क्रमवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। जिस प्रकार तव्यत प्रत्यय का प्रयोग क्रमवाच्य और भाववाच्य में होता है, इसी प्रकार अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी क्रमवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। अनियर प्रत्यय वाले वाक्यों में कर्ता में तृतीया, ठीक है, जब तथा कर्म में प्रथम विभक्ति होती है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग आपको पता है क्रमवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। तो क्रमवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है और कर्म में प्रथमा का ही प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे अस्माभिः अवश्यमेव ग्रंथ है पठनीय, हमें अवश्य ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो है अस्माभिः, तो इसमें तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया गया है और इसमें जो कर्म कारक है ग्रंथ है, इसमें हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और पठनीय, पठनीय में अनिर पठ धातु से अनिर प्रत्यय लगा करके प्रयोग किया गया है। ठीक है। पठनीय ये पुल्लिंग का रूप है क्योंकि यहाँ पर ग्रंथ शब्द है जो पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के साथ यहाँ पर पठनीय का पुल्लिंग वाला रूप ही प्रयोग किया गया है। आगे कहता है विशेषण
की तरह भी अनियर प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो विशेषण की तरह हम अनियर प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अनियर प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन सभी उदाहरणों को आपने पढ़कर याद कर लेना है। जैसे पठ प्लस अनियर पठनीय। ठीक है, पुल्लिंग में आपका बनेगा पठनीय है, स्त्रीलिंग में पठनीया और नपुंसक लिंग में पठनीय। इसका अर्थ है पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। इस प्रकार है आपका गम प्लस अनियर गमनीय है, गमनीया और गमनीयम। भू प्लस अनियर भवनीय है, भवनीया भवनीयम। तो ये सारे उदाहरण आपने पढ़कर एक बार याद कर लेने हैं। एक बार पढ़ने से ही याद हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं होती। उसके बाद हमारे आते हैं कृत प्रत्यय का 5वां प्रकार, पूर्व वर्तमान काल में प्रयोग होने वाले प्रत्यय। इसमें आपके 2 प्रत्यय आते हैं, स्त्री और सानच। ठीक है, तो स्त्री प्रत्यय के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले कहता है कि स्त्री प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन से काल में? वर्तमान काल में। इसका प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ किया जाता है। ये आपने अंतर ध्यान रखना है। जो हमारा स्त्री प्रत्यय है वो परस्मैपद धातुओं के साथ प्रयोग होता है। हमारी धातुएं हैं जो हम धातु रूप याद करते हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी व आत्मनेपदी। कुछ धातुएं दोनों पदों में होती हैं, उन्हें हम उभयपदी धातुएं कहते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से धातुएं 2 प्रकार की ही होती हैं, परस्मैपदी व आत्मनेपदी। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि जो स्त्री प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। जो आपने अब तक धातुएं याद की हैं, पठ गम भू, ठीक है, ये सारी परस्मैपद धातुएं हैं। आत्मनेपदी धातुएं अलग होती हैं, उनके रूप भी अलग प्रकार से चलते हैं। ठीक है, कहता है कि इस प्रत्यय का प्रयोग हुए अर्थ में किया जाता है, जैसे करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए। ठीक है, जैसे वह चलते हुए गा रहा है, तो चलते हुए, ठीक है, चलते हुए अर्थ में अर्थ बनाने के लिए धातु के साथ स्त्री प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको उदाहरण जैसे पठ प्लस सत्री, पठ प्लस सत्री से आपका रूप बनेगा पठत, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है पढ़ते हुए। चल प्लस सत्री चलत, चलती हुई। ठीक है, कहते हैं स्त्री प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी इन जो स्त्री प्रत्यय लगाकर सत्री प्रत्यय लगा करके जो रूप बनते हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग उनके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया पुल्लिंग में उसके रूप गच्छत की तरह चलते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय से बनने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पठ प्लस सत्री आपका मूल शब्द बनता है पठत, लेकिन पुल्लिंग में आपका बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पढ़ते हुए। के बाद कहता है गम प्लस सत्री गच्छत। ठीक है, पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत। ठीक है, जिसका अर्थ है जाते हुए। तो इस प्रकार जितने भी ये स्त्री प्रत्यय के उदाहरण हैं सभी को आपने एक बार पढ़ लेना है और याद कर लेना है। आगे आता है आपका सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय का प्रयोग भी हुए अर्थ में, ठीक है, हुए अर्थ में किया जाता है। कहता है कि सानच प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल में होता है। जैसे स्त्री प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, ऐसे ही सानच प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल में होता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं से ही आपको याद रखना है। जैसे स्त्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपद धातुओं के साथ किया जाता है, यानी कि स्त्री प्रत्यय को परस्मैपद धातुओं के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन आत्मनेपदी धातुओं से हुए अर्थ बनाने के लिए, वर्तमान कालिक हुए अर्थ बनाने के लिए सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी हुए अर्थ में होता है। ठीक है, हुए जैसे करते हुए, पढ़ते हुए, ठीक है, गाते हुए, सेवा करते हुए,
धातुओं के साथ जुड़ने पर सानच का स तथा च का लोप हो जाता है। स तथा च का लोप हो जाता है। जैसे कहता है कि सानच जो प्रत्यय होता है, जब इसको धातु के साथ जोड़ते हैं तो ये च का भी लोप हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये स भी कट जाएगा। केवल क्या जुड़ेगा धातु के साथ? आन। ठीक है, धातु के साथ सिर्फ आन शब्द ही जुड़ेगा। जैसे है सेव प्लस सानच, तो आपका रूप बनेगा सेवमान। ठीक है, सेव के साथ सिर्फ आन जोड़ के रूप आपका बन जाएगा सेवमान। और लब प्लस सानच लभमान। ठीक है, सेवमान सेवा करते हुए और लभमान प्राप्त करते हुए। सानच प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। केवल आपको तीन ही प्रत्यय याद रखने, कत्वा, लेप और तुमुन। ठीक है, कत्वा, लेप और तुमुन, ये तीन प्रत्ययों को छोड़कर शेष सभी प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, तो जो सानच प्रत्यांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में देव की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह उनके रूप चलते हैं। तो नीचे कुछ सानच प्रत्यांत शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे सेव, सेव धातु से सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका रूप बनेगा सेवमान, ये मूल शब्द बनेगा। पुल्लिंग में इसको सेवमान है लिखेंगे, और स्त्रीलिंग में सेवमाना और नपुंसकलिंग में सेवमानम। पुल्लिंग के रूप देव की तरह चलेंगे, सेवमान है, सेवमानव, सेवमाना, सेवमानम, सेवमानव, सेवमानान, सेवमानेन, इस तरह से। स्त्रीलिंग में लता की तरह, लता, लते, लता, सेवमाना, सेवमाने, सेवमानः, सेवमानम, लताम, सेवमानाम, सेवमाने, सेवमानः। आगे सभी विभक्तियों में इस तरह से चलते जाएंगे। और सेवमानम यानी नपुंसक लिंग के जो रूप है वो फल की तरह चलेंगे। जैसे फलम, फले, फलानी, तो सेवमानम, सेवमाने, सेवमानानी, जिसका अर्थ है सेवा करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए उनको आपने एक बार पढ़ लेना है। जैसे लब प्लस सानच लभमान है, लभमाना, लभमानम। तो अभी आपको केवल एक एक शब्द इनके याद करने हैं, बाकी जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनके रूप चला करके वहाँ से इसका शब्द बना सकते हैं। तो ये जितने भी आपके सानच प्रत्यांत शब्द के उदाहरण दिए गए सभी को आपने पढ़ करके याद कर लेना है। तो आज हमने कृत प्रत्यय के पांचों प्रकारों का अध्ययन कर लिया है। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, और वे 5 प्रकार के होते हैं। भूतकाल में प्रयोग होने वाले प्रत्यय, ठीक है, जिसमें हमारे कत वस्तु आते हैं, जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में अध्ययन किया था। उसके बाद हमारे पूर्वकालिक प्रत्यय आते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कत्वा व लेप प्रत्यय का अध्ययन किया था। उसके बाद के लिए अर्थ के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और आज हमने एक दो प्रत्यय का अध्ययन किया है। वर्तमान काल में प्रयोग होने वाले प्रत्यय सत्री और सानच, व चाहिए अर्थ में प्रयोग होने वाले प्रत्यय यानी कृत्य प्रत्यय तव्यत और अन्य का अध्ययन किया। ठीक है, तो कृत प्रत्यय के 5 प्रकार यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसी अगली वीडियो में हम तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके जो प्रत्यय वो 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, ठीक है, एक हमारे होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे हमारे तद्धित प्रत्यय जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हमारे आते हैं तीसरा प्रकार स्त्री प्रत्यय का। ठीक है, तो इनमें से हमने कृत प्रत्यय का अध्ययन कर लिया है, उसके 5 प्रकारों का अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, उसके बाद स्त्री प्रत्ययों का। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।